Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says consider the situation of the previous problem. Suppose each of the blocks is pulled by a constant force capital F instead of any impulse. Find the maximum elongation that the spring will suffer and the distances moved by the two blocks in the process. Fine. So देखो इसका जो previous part है ना, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. सो ये सेकंड पार्ट है प्रॉब्लम का, जहाँ पे कह रहा है इस तरह से हमारे पास डायग्राम था लाइक M1 है और ये कनेक्टेड है विद अ स्प्रिंग और यहाँ पर M2 है और ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए हैं एंड स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज K. नाउ यहाँ पे क्या है कि M1 और M2 को हमें पुल करना है बाय अ कांस्टेंट फोर्स कैपिटल F. नाउ पुल करने से मतलब है कि जो M1 है उस पर फोर्स पीछे की तरफ आएगा और M2 है उस पर फोर्स आगे की तरफ आएगा. लेट मी डिफाइन माई डायरेक्शन. जब भी मैं फॉरवर्ड यूज़ करूँगा ना तो इसका मतलब है कि राइट वाले डायरेक्शन में, और जब भी मैं बैकवर्ड कहूँगा तो इसका मतलब है कि मैं पीछे वाले डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ. फाइन. सो आप देखो व्हाट विल हैपन. M1 पे बैकवर्ड फोर्स है और M2 पे फॉरवर्ड फोर्स है. इसका मतलब देयर विल बी सम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग. अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा स्प्रिंग में, एंड जब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा M1 और M2 सेपरेटली हमें बताना है. सो लेट मी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. आप देखो इस तरह से M1 है, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस लगेंगे M1G जो कि बैलेंस हो जाएगा बाय द नॉर्मल रिएक्शन. सिमिलरली M2 का भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, वेट जो होगा वो बैलेंस हो जाएगा बाय द नॉर्मल रिएक्शन. नाउ आप देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम फोर्सेस की बात करते हैं तो इस तरह से कैपिटल F फोर्सेस है M1 और M2 पे. बट किसी जनरल टाइम T पे लेट मी एज्यूम की जो एलोंगेशन है इन द स्प्रिंग दैट इज X. सो M1 पे एक फोर्स लगेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन दैट इज K इंटू एक्स, राइट. और सिमिलरली M2 पे बैकवर्ड फोर्स लगेगा दैट इज K इंटू एक्स. अगर स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा X देन स्प्रिंग दोनों ब्लॉक्स को पुल करेगा, राइट. नाउ आप देखो व्हाट विल हैपन. वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्स आ रहे हैं. नाउ यहाँ पे व्हाट विल हैपन, इनिशियली देखो इलोंगेशन 0 था, सो F डोमिनेट करेगा, मीन्स M1 एक्सेलरेट करेगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन और M2 एक्सेलरेट करेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. कब तक एक्सेलरेट करेगा, जब तक F डोमिनेटिंग है, मीन्स F इज ग्रेटर देन KX. इसका मतलब व्हेन elongation is lesser than elongation in the spring is lesser than F by K, राइट. तब तक ये लोग एक्सेलरेट करेंगे. सो देखो इस तरह से एक टाइम आएगा जहाँ पे elongation कितना हो जाएगा स्प्रिंग में elongation हो जाएगा दैट इज F by K. सो उस टाइम पे लेट मी राइट XC दैट इज द elongation in the spring दैट इज F by K. सो उस टाइम पे क्या होगा कि नेट फोर्स ऑन द टू ब्लॉक्स विल बी 0, राइट. देखो KX का वैल्यू F के बराबर हो जाएगा उस टाइम पे, इजंट इट. नाउ इस टाइम पे क्या होगा कि नेट फोर्स ऑन द टू ब्लॉक्स इज 0. क्या यहाँ पे दोनों ब्लॉक रेस्ट में आ जाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं आएंगे. क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज M1 ने एक्सेलरेट किया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक. सिमिलरली M2 ने एक्सेलरेट किया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक. सो इसका मतलब इस पॉइंट पे M1 की एक वेलोसिटी है पीछे की तरफ, राइट, V1, और M2 की एक वेलोसिटी है आगे की तरफ दैट इज V2. सो फर्दर इनका मोशन होगा, M1 पीछे की तरफ मूव करेगा और M2 आगे की तरफ मूव कर जाएगा, मीन्स अभी भी इलोंगेशन इंक्रीज होगा. बट अब जो इलोंगेशन होगा दैट विल बी ग्रेटर देन F by K, राइट. F by K से ज़्यादा इलोंगेशन हो जाएगा. इट मीन्स KX विल बी ग्रेटर देन F. इसका मतलब है कि अब जो होगा ब्लॉक्स का रिटार्डेशन होगा. अगर हम कहते हैं कि KX इज ग्रेटर देन कैपिटल F, अब आप देखो M1 में अगर KX ज़्यादा होगा देन उसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट. और वो मूव कहाँ कर रहा है, पीछे की तरफ, और उसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ आ जाएगा. मीन्स वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट, मीन्स जो M1 है वो रिटार्ड करेगा. सिमिलरली व्हाट विल हैपन M2 के केस में अगर आप बात करो, सो अगर KX इज ग्रेटर देन कैपिटल F देन इसका एक्सेलरेशन कहाँ आएगा, पीछे की तरफ A2, राइट. और ये कहाँ मूव कर रहा है, आगे की तरफ. सो अगेन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल बी अपोजिट. तो M2 भी क्या करेगा, डेसेलरेट करेगा, है ना. और अभी भी फॉरवर्ड ही मूव करेगा M2 बट उसका जो वेलोसिटी है अब डिक्रीज होता जाएगा. सो एक टाइम आएगा जब दोनों साइमल्टेनियसली रेस्ट में आएंगे. नाउ इसकी क्या गारंटी है कि साइमल्टेनियसली रेस्ट में आते हैं, हमने डिस्कस किया था इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, राइट, काफ़ी अच्छे से. सो आप देखो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, यहाँ पे M1 पहुँच गया और इस तरह से M2 पहुँच गया यहाँ पे, और दोनों साइमल्टेनियसली रेस्ट पे आ गए. सो हमें बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्प्लेसमेंट क्या है. मीन्स यहाँ से लेकर के लेट्स एज्यूम कि जो डिस्प्लेसमेंट है M2 का वो x2 है और जो M1 का डिस्प्लेसमेंट है, राइट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ x1. सो हमें x1 x2 का वैल्यू निकालना है और x1 प्लस x2 का वैल्यू विल बी द
फाइनल इलोंगेशन, टोटल इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। फाइन। सो देखो किस तरह से करेंगे। अगेन हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, तो हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी ना। दो इक्वेशन हम किस तरह से बनाते हैं, पहले हम सिस्टम डिफाइन करेंगे। हम सिस्टम डिफाइन करेंगे m1 प्लस m2 प्लस स्प्रिंग। नाउ चेक करेंगे कि क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ऑफकोर्स बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस लगेंगे। एक तो वेट लगेगा सिस्टम का वर्टिकली डाउनवर्ड, जो कि बैलेंस हो जाएगा बाय द नॉर्मल रिएक्शन। बट इस केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्सटर्नल फोर्सेस है। आपने m1 पे इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ लगाया है और m2 पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाया है, राइट। ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेस है। जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ऑन द ब्लॉक्स, दैट विल बी एन इंटरनल फोर्स फॉर द सिस्टम बिकॉज स्प्रिंग इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। नाउ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम कितना होगा, 0। देखो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर देगा वेट को, और जो F लग रहा है कैपिटल F वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, राइट। सो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। इट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल बी 0। इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल बी कांस्टेंट, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 था। इट मीन्स ये चेंज नहीं होगा, दैट विल ऑलवेज बी 0। अब इनिशियल 0 क्यों था, बिकॉज m1 और m2 दोनों रेस्ट में थे ना। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 इंटू वेलोसिटी ऑफ m1 प्लस m2 इंटू वेलोसिटी ऑफ m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर m1 भी रेस्ट में, m2 भी रेस्ट में, सो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, 0। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कभी चेंज नहीं होगा। इनिशियल 0 था तो हमेशा 0 रहेगा। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा 0 है, इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, राइट। नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज m1 इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, माइनस ऑफ x1, क्योंकि m1 ने पीछे की तरफ डिस्प्लेस किया है कितना, x1। सिमिलरली m2 इंटू x2, x2 कहाँ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ और पीछे के डायरेक्शन में नेगेटिव, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो चेक करो दैट इज इक्वल टू 0। सो पहली इक्वेशन तो आ गई, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2, राइट। देखो आप सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0 यहाँ से डेराइव कर सकते हो, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, है ना, जैसे हमने पहले डेराइव किया था। सिमिलरली m1 a1 विल बी m2 इंटू a2, राइट। फाइन। सो एनीवे हमें इनकी ज़रूरत नहीं है फॉर द टाइम बिंग। सो इनमें टाइम वेस्ट ना करते हुए हम ये इक्वेशन चूज़ कर लेते हैं, बिकॉज हमें x1 और x2 का वैल्यू निकालना है। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नाउ सेकंड इक्वेशन हम किस तरह से लिखते हैं, अगेन सिस्टम डिफाइन करेंगे, m1 प्लस m2 प्लस स्प्रिंग। ना इस बार क्या चेक करेंगे कि वर्क किस तरह से हो रहा है, लाइक कितने फोर्सेस लग रहे हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका वर्क नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो ब्लॉक्स का डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो जो फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहे हैं सिर्फ उनका ही वर्क होगा ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्सेस लग रहे हैं सिस्टम पे, एक तो F लग रहा है m1 पे, है ना। सिमिलरली कैपिटल F लग रहा है कहीं पे, m2 पे, और एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। ये 3 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं सिस्टम पे, राइट। सो इनका वर्क होगा। नाउ पहले हमारे पास क्या होता था कि पहले हमारे पास सिर्फ स्प्रिंग का वर्क होता था, स्प्रिंग फोर्स का, तो हम कहते थे कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क हो रहा है, देन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। बट यहाँ पे तो आप देखो एक्सटर्नल फोर्सेस मींस जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है ना, यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस का काम नहीं है। आपको देखना है कि वर्क किसका हो रहा है। अगर सिर्फ हम कहते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क हो रहा है, देन मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होगी। बट यहाँ पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क नहीं हो रहा है, हमारे पास कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी हैं जिनका वर्क हो रहा है। सो इस केस में हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते। नाउ हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे, राइट। इट सेज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द सिस्टम दैट विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट। नाउ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द सिस्टम मीन्स वर्क डन बाय जो कैपिटल F जो कि m1 पे लग रहा है, प्लस वर्क डन बाय कैपिटल F जो कि m2 पे लग रहा है, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम मीन्स K फाइनल ऑफ द सिस्टम माइनस K इनिशियल ऑफ द सिस्टम। आप देखो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी 0, क्योंकि इनिशियली दोनों ब्लॉक रेस्ट में थे और फाइनली भी जब मैक्सिमम इलोंगेशन हो गया तब भी दोनों ब्लॉक साइमल्टेनियसली रेस्ट में आ गए। नाउ आप देखो व्हाट इज वर्क डन बाय कैपिटल F जो कि m1 पे लग रहा है, उसका वर्क कितना होगा, सिंपली F इंटू x1। m1 पे जो कैपिटल F लग रहा है वो पीछे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ब्लॉक का पीछे की तरफ है x1, राइट। सो F इंटू x1। सिमिलरली जो F जो m2 पे लग रहा है, राइट, वो आगे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ब्लॉक का कहाँ हो रहा है, आगे की तरफ x2। सो अगेन दैट विल बी F इंटू x2, राइट, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स दैट इज
माइनस ऑफ चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. स्प्रिंग इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसका जो वर्क होगा दैट विल बी माइनस ऑफ चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, दैट विल बी इक्वल टू 0. ना यहाँ से देखो एफ x1 प्लस x2 दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू ई, और डेल्टा यू ई कितना होता है, हाफ ऑफ k इंटू एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, राइट. नाउ फाइनल केस में व्हाट वाज द इलोंगेशन और कंप्रेशन. फाइनल केस में स्प्रिंग में इलोंगेशन है कितना, x1 प्लस x2, राइट. फाइनल केस कब है हमारा, जब हमने मैक्सिमम इलोंगेशन हो गया और दोनों ब्लॉक रेस्ट में आ गए, राइट. सो आप देखो हाफ ऑफ k इंटू फाइनल इलोंगेशन विल बी x1 प्लस x2, राइट, का स्क्वायर माइनस इनिशियल इलोंगेशन कितना था, 0. इनिशियली स्प्रिंग वॉज इन इट्स नेचुरल लेंथ, सो दैट इज इक्वल टू f इंटू x1 प्लस x2. सो यहाँ से चेक करो, एक x1 x2 कैंसिल हो जा रहा है, सो यहाँ से निकल के आएगा आपका x1 प्लस x2 दैट इज इक्वल टू 2f बाई के. एंड यही मैक्सिमम इलोंगेशन है ना. x1 और x2 का वैल्यू हमें सेपरेटली भी फाइंड करना है, बट x1 प्लस x2 का कंबाइंड वैल्यू दैट इज द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, वो भी फाइंड आउट करना है, राइट. सो x1 प्लस x2 दैट इज 2f बाई के, दैट इज नथिंग बट द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग. नाउ x1 और x2 का वैल्यू सेपरेटली कैसे फाइंड करेंगे, एक इक्वेशन और है हमारे पास, क्या है, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2, राइट. सो यहाँ से क्या करो, x2 का वैल्यू निकालो m1 x1 अपॉन m2 और पुट कर दो यहाँ पे. सो आप देखो x1 कॉमन आ गया, तो 1 प्लस m1 अपॉन m2 आ गया, दैट इज इक्वल टू 2 ट्वाइस ऑफ f अपॉन k. सो यहाँ से x1 कितना आ रहा है, 2f m2 अपॉन k m1 प्लस m2, है ना. सिमिलरली आप x2 का वैल्यू भी निकाल सकते हो. एनीवे, सो एक तो ये मेथड है. दूसरा मेथड क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि रिलेटिव पैरामीटर्स के टर्म्स में भी हम निकाल सकते हैं. अब देखो किस तरह से हम करेंगे. इस तरह से हमारे पास m1 है और इस तरह से m2 है, राइट. m1 का जब हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था तो पीछे की तरफ कैपिटल F और आगे की तरफ लग रहा था k इंटू एक्स. किसी भी जनरल टाइम इंस्टेंट पे हमने एज्यूम किया था कि इलोंगेशन इन द स्प्रिंग इज x. नाउ m2 की अगर हम बात करें तो इसमें आगे की तरफ कैपिटल F और पीछे की तरफ लग रहा है k इंटू एक्स. नाउ एक्सेलरेशन a1 दैट विल बी, लेट्स से पीछे की तरफ हम इलोंगेशन निकालते हैं m1 का, कितना आएगा, f माइनस k इंटू एक्स डिवाइडेड बाई m1. सिमिलरली a2 विल बी f माइनस k इंटू एक्स डिवाइडेड बाई m2, राइट, इस डायरेक्शन में. नाउ रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लो, कितना आएगा, f माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई m1 प्लस f माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई m2, है ना. a1 पीछे की तरफ है, a2 आगे की तरफ है. सो रिलेटिव एक्सेलरेशन में दोनों का सम हो जाएगा, राइट. दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों का एक्सेलरेशन सम हो जाएगा. दैट इज व्हाट इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन. नाउ रिलेटिव एक्सेलरेशन को आप क्या लिखोगे, v dv बाय dx. और ये जो x है ना ये रिलेटिव होगा, मीन्स v रिलेटिव और x भी रिलेटिव, है ना. रिलेटिव पैरामीटर्स के टर्म में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाई dx है. और ये जो x है ये क्या है, xr रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट. x क्या है, इलोंगेशन, और इलोंगेशन को ही हम xr भी लिख सकते हैं. xr क्या है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू ब्लॉक्स. मीन्स अभी रिलेटिव कितना डिस्प्लेस हुआ m1 और m2, और वही तो इलोंगेशन होगा स्प्रिंग में, और वही तो x है. सो x इज नथिंग बट xr, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था. अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. vr इंटू डी वी आर दैट इज इक्वल टू f माइनस के एक्स आर अपॉन डिवाइडेड बाई m1 प्लस f माइनस के एक्स आर डिवाइडेड बाई m2, और ये डी एक्स आर यहाँ चला गया, राइट. नाउ इंटीग्रेट कर लो. नाउ वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी. इनिशियली दोनों ब्लॉक्स रेस्ट में थे, दोनों ब्लॉक्स ने रेस्ट से स्टार्ट किया था. सो इनिशियली जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो जीरो आ जाएगी. फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, बिकॉज दोनों ब्लॉक्स फाइनली भी रेस्ट में आ गए. सो फाइनल भी जीरो. आप देखो ये टर्म पूरा जीरो हो गया. नाउ यहाँ पे बात करते हैं इनिशियल एक्स आर मीन्स इनिशियल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना, या फिर इलोंगेशन कह लो, जीरो था. और फाइनल एक्स आर, फाइनली कितना एक्स आर हो गया, मीन्स फाइनल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, या फाइनल इलोंगेशन, है ना. सो उसे फाइनल इलोंगेशन को हम एक्स मैक्स कह लेते हैं ना, मैक्सिमम इलोंगेशन, जो कि हमने प्रीवियस केस में x1 प्लस x2 डिफाइन किया था, राइट. x1 प्लस x2 वही हमारा x मैक्स होगा. सो इंटीग्रेट करते हैं, f इंटू एक्स आर माइनस के इंटू एक्स आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर 1 अपॉन m1 प्लस f इंटू एक्स आर माइनस के इंटू एक्स आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे 1 अपॉन m2 दैट इज इक्वल टू 0. और लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करनी है, 0 से लेकर के x मैक्स.
सो अब देखो इजीली क्या होगा कि आर की जगह एक्स आर की जगह एक्स मैक्स पुट हो जाएगा, लाइक 1/m1 एफ, देखो एक्स आर कॉमन आ रहा है, सो एक्स मैक्स राइट मैं पुट कर दे रहा हूँ एफ माइनस के इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर है तो एक एक्स बाहर हो गया डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/m2 एक एक्स मैक्स बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा एफ माइनस के इंटू एक्स मैक्स डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। सो आप देखो एक तो एक्स मैक्स पूरा कॉमन निकल के इन दोनों टर्म में से कॉमन निकल के 0 आ जाएगा राइट, जो कि इनिशियल कंडीशन था, जो वहाँ पे भी रिलेटिव वेलोसिटी 0 थी। नाउ सेकेंड वाला जो एक्स मैक्स आ रहा है ना वो आपका आंसर होगा। सो चेक करो कितना आएगा, एफ m1 प्लस एफ अपॉन m2, एक्स मैक्स वाले टर्म एक तरफ ले जाओ, एक्स मैक्स अपॉन 2 और के भी है साथ में, और 1/m1 प्लस 1/m2 राइट। सो चेक करो 1/m1 प्लस 1/m2 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा जब आप f को बाहर निकाल लोगे, सो दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। नाउ एक्स मैक्स का वैल्यू अगेन सेम आएगा ट्वाइस ऑफ f डिवाइडेड बाय k, है ना। सो इस तरह से भी कर सकते हो एनीवे। सो आई थिंक इट्स क्लियर, लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, वी कैन डिस्कस फर्दर। ओके गाइस, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।